हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग आजकल बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की बेस्ट पोस्ट को लेकर, क्योंकि अभी मेंस आपका आने वाला है और आप में से कई लोगों को कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है चीज़ों के बारे में। कुछ लोगों को होता है बट मोस्टली लोगों को नहीं होता है। तो मेरे चैनल के थ्रू जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज स्प्रेड हो पाए, तो मुझे लगेगा कि इस चैनल को बनाने का एक मकसद पूरा हो पाएगा। जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर एक से एक अच्छे वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग बात करने वाले हैं एएसओ इन सीएसएस को लेकर। ठीक है, एएसओ इन सीएसएस क्या होता है? देखिए, एएसओ क्या है? एएसओ एक्चुअली होता है असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में होता है। जैसे लाइक एएफएचक्यू में होता है, रेलवे में होता है, ठीक है, और एएसओ कई चीज़ों में होते हैं एएसओ। तो इसी तरीके सीएसएस में होता है। सीएसएस बाकी मिनिस्ट्री से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सीएसएस के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं। ठीक है, एएफएचक्यू जैसे क्या है, एक डिफेंस मिनिस्ट्री है, सिंगल मिनिस्ट्री है। ऐसे रेलवे क्या है, एक सिंगल मिनिस्ट्री है। ठीक है, और एएफएचक्यू हो गया, रेलवे हो गया, ऐसे कई डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती है जिसमें एएसओ बनते हैं। ठीक है, लेकिन सीएसएस के अंदर क्या होता है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वेरियस मिनिस्ट्रीज़ आती हैं। अप्रॉक्स किसी ने बताया था 45 मिनिस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब इस मिनिस्ट्रीज़ में क्या क्या काम होता है? तो इन मिनिस्ट्रीज़ में काम होता है जो गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है, उस पर हम लोग एक्चुअली में जो एएसओज़ होते हैं वो काम करते हैं एसओ के साथ मिलकर। ठीक है, जब आपका इसमें प्रमोशन हो जाएगा, आप सेक्शनल ऑफिसर बन जाओगे और उसके ऊपर भी अंडर सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, तो ऐसा नहीं है, बट आप क्या करते हो, इनको असिस्ट करते हो। ठीक है, तो डिफरेंट पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाती है वो ज़मीनी स्तर पर कितना अच्छे से वर्क कर रही है, इन सब के बारे में आप थोड़ा सा लिखा पढ़ी वाला काम होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाकी देखिए, इसको जो लोग एकदम नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग 2 मिनट बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सीजीएल में क्या होता है। टीयर 1 होता है, ठीक है, और ये 200 नंबर का होता है। उसके बाद टीयर 2 होता है, ये 400 नंबर का होता है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ AAO की और जेएसओ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में टीयर 3 आपका होता है डिस्क्रिप्टिव का, डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर का होता है। उसके बाद में टीयर 4 होता है जो पासिंग होता है, उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, सीपीटी में मार्क्स मिलते हैं, बट वो पासिंग होता है। यूआर कैटेगरी के लिए 120 होता है आउट ऑफ 200। ठीक है, सीपीटी में क्या होता है, 3 चीज़ें आती हैं। 45 मिनट का टेस्ट होता है जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 15 मिनट, 15 मिनट और 15 मिनट में। पहले 15 मिनट में आपका डीएसटी होता है, मतलब टाइपिंग होता है, जो पास करना कंपलसरी होता है। उस 2000 की डिप्रेशन उसमें आते हैं। नेक्स्ट वाले 15 मिनट में क्या होता है, स्प्रेडशीट होती है जो कि आपको 15 मिनट में बनानी होती है। उसके बाद में आपको स्लाइड्स बनानी होती है, वो 15 मिनट काम होता है। एक्सेल पे काम करना होता है। ठीक है, तो ये काम होता है। इसके बारे में आप लोग डीपली जा सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, आपको सिंपली ये सब चीज़ें आराम से पता चल जाएंगी। और उसके बाद अगर आप टीयर 4 क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका डीवी होता है जो इसी में इंक्लूड होता है। सीपीटी और डीवी आपका एक ही दिन होता है। ठीक है, जब ये सब आप कर लेते हो, देन आपका एक फाइनल आपका रिजल्ट आता है और आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो। अभी अगर हम लोग हाल की बात करें तो 17 का जो कट ऑफ गया था आउट ऑफ 700, जो आपको ये मार्क्स दिख रहे हैं, इतने 700 में से कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी के लिए 562.5 और 543 के अराउंड गया था ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ। तो ये कट ऑफ रहता है, और आपको पता है कि हाईएस्ट कट ऑफ जो जाता है वो इनकम टैक्स का जाता है, एमईए का जाता है, और एएसओ इन एमईए भी बनते हैं। ठीक है, वही मैं बता रहा था आपको। तो ये कट ऑफ इसका थोड़ा सा कम रहता है इसका सीएसएस का कट ऑफ, क्योंकि इसमें सीपीटी भी होती है। प्लस ये जॉब मोस्टली लोग नहीं लेना चाहते, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है। ये पोस्ट वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें आप हमेशा दिल्ली में रहोगे, स्टेबल जॉब है। ठीक है, इसमें आप अगर आप कोई पैशन को फॉलो करना चाहते हो, या आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो, या फूड ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहते हो, या कुछ भी अलग करना चाहते हो लाइफ में, तो इस जॉब को लेके आप स्टेबल हो जाते हो। स्टेबल होने के बाद आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैशन को फॉलो करने में टाइम दे सकते हो। ठीक है, बाकी पोस्ट में क्या है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है और एक्साइटिंग जॉब्स होती हैं, जैसे लाइक सीबीआई, AAO में ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। इनकम टैक्स में भी थोड़ा वर्कलोड होता है। ठीक है, इतना ईजी जॉब नहीं है इनकम टैक्स का भी, रेट वेट जब आप मारते हो तो। उसके बाद में जेएसओस वगैरह में भी फील्ड जॉब होता है, और सीबीआई में भी आपको बाहर जाना होता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब आपको जॉब में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो आप बाकी चीज़ों को टाइम नहीं दे पाओगे। और
फील्ड जॉब में क्या होता है कि आप अपनी पावर को ज़्यादा दिखा सकते हो, लेकिन सीएसएस में पावर इतना नहीं होता है। हाँ, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे क्योंकि आप मिनिस्ट्री में काम करते हो, तो कॉन्टैक्ट्स आपके अच्छे होंगे, बट ऑफिस में इतना आपका पावर नहीं होता। जस्ट लाइक सीबीआई में आपका पावर होता है, डबल में भी आपका पावर होता है क्योंकि आप ऑडिट करने जाते हो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो गवर्नमेंट सेक्टर की होती हैं, तो आपका पावर यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। बट ऐसा नहीं है कि जॉब बेकार है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ऑफिसर रैंक की जॉब है, तो ऐसा नहीं है जॉब बेकार है। बट अदर जॉब से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर पावर आपका थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन वही अगर वो कॉन्स है तो प्रॉस भी है कि प्रॉस भी है कि आपको क्या होता है, टाइम ज़्यादा दे सकते हो आप अदर चीज़ों को, ठीक है। एक ही जगह पर आप रहते हो तो उसका फ़ायदा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी अलग अलग चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, नो एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर, तो यहाँ पर वर्क प्रेशर आपका थोड़ा सा कम है, ठीक है। आपकी 9:30 से लेके 6 टू जॉब है, या 9 से लेके 5:30 तक की जॉब है, तो आराम से आप रोज़ का रोज़ जाओ। सैटरडे संडे सभी जॉब्स में सीजल की ऑफ रहता है। फास्ट प्रमोशंस है इसमें, ठीक है। अभी मैं बाद में बात करूँगा कि प्रमोशंस किस तरीके से होते हैं। सोशल रिस्पेक्ट है इसमें, ऐसा नहीं क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ की पोस्टिंग होती है तो आपका कॉन्टैक्ट्स होंगे, बट वही बोल रहा हूँ, जस्ट लाइक सीबीआई में आपका पावर अच्छा होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपका पावर अच्छा होता है, बट यहाँ पे आपका ऑफिस में उतना पावर नहीं होता। लगभग क्लरिकल जॉब होती है, आप बाबू टाइप के होते हो, आपका बढ़िया एक एसी चैम्बर होगा, उसमें रह के आपको नॉर्मली ड्राफ्टिंग नोटिंग टाइप का काम करना होता है। फास्ट ज्वाइनिंग है, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉस है कि इसमें फास्ट ज्वाइनिंग है। मतलब अभी आप अगर देखें 17 का, तो जो भी 2019 के लास्ट में हुआ, रिजल्ट आया था 15 नवंबर को, और फरवरी या मार्च में इसकी ट्रेनिंग के लिए आपका कॉल लेटर आ गया था, ठीक है। तो 3 महीने का मैक्सिमम टाइम इसमें लगता है। अब आप सोचिए इनकम टैक्स में 6 से 7 महीने के बाद भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें 3 महीने में हो जाती है। इसके बाद एमईए में भी इस बार फास्ट हुआ था, तो इसका ज्वाइनिंग बहुत फास्ट होता है। अगर आपको बहुत जल्दी है जॉब की तो आप सीएसएस ले सकते हो, लेकिन आपको लाइफ टाइम जब चीज़ें करनी होती हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सीपीटी मैंडेटरी होता है, मैंने बता चुका हूँ, 45 मिनट्स का सीपीटी होता है, ये मैंडेटरी होता है, आपको उसको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। लाइफ टाइम डेली पोस्टिंग होती है, तो ये भी आपका इस चीज़ का फ़ायदा है कि आपको क्या होता है कि आपका जब ट्रांसफ़र होगा तो आप दूसरी मिनिस्ट्री से भेज दिए जाओगे, तो आप एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में टहलते रहोगे तो रहोगे आप दिल्ली में, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप घर खरीद सकते हो अच्छा सा, आप सिंगिंग कर सकते हो, आप जो भी करना चाहते हो आप बिंदास कर सकते हो, ठीक है। हम लोग बात करें ट्रेनिंग की, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में ट्रेनिंग होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग इज़ जनरली इम्पार्टेड द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ISTM न्यू दिल्ली। तो ये देखिए इनका सबसे बड़ा एक तरीके से इनका जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ये इनका इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आपकी यहीं पर ट्रेनिंग होती है। मैंने लास्ट टाइम 17 की 4 जगह लोगों की ट्रेनिंग आई थी। एक तो न्यू दिल्ली में आई थी, एक गुड़गांव में आई थी, एक चंडीगढ़ में आई थी, और एक जगह कोई शायद साउथ में थी, ठीक है, मैसूर थी या पता नहीं कहीं पे थी साउथ में। तो 4 जगह पर लोगों की इस बार ट्रेनिंग आई है, ठीक है। तो इनके डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, ऐसा नहीं है, लोगों के नंबर के हिसाब से ये लोग अलग अलग जगह पे आपको ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 8 वीक्स की होती है। पहले 13 वीक्स की होती थी, बट अभी 8 वीक्स की कर दी गई, मतलब लगभग 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई। ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यू वुड बी टॉट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसीज़ को, चाहे वो विलेज एरियाज़ हों या वो टाउन्स हों, किस तरीके से, या वो तरीके से जो सरकारी कंपनियां होती हैं वहाँ पर किस तरीके से हमारी पॉलिसी काम करती है। आप जिस भी मिनिस्ट्री में होगे वो पॉलिसियाँ उस जगह पर कैसे काम करती हैं, या कैसे आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, या कैसे वो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बनाई जाती हैं, उन सब चीज़ों पर आप लोग काम करेंगे, ठीक है। RTI पार्लियामेंट क्वेश्चंस, RTI के रिप्लाई भी आप दे सकते हो। जैसे आप मान लीजिए होम मिनिस्ट्री में हो तो होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो RTI लगाएंगे लोग, उसका आप लोग रिप्लाई भी करोगे, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं मिनिस्ट्रीज़ के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। उसके अलावा देखिए लिखा है देयर इज़ अ विलेज अटैचमेंट, तो 1 वीक आपको दिया जाता है, आपको गांव भेजा जाएगा आपकी टीम के साथ में, पूरी जितने भी लोग आपके साथ में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, वहाँ पे जाके आप ये सब सीखोगे कि गवर्नमेंट विलेज में किस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है, किस तरीके से वहाँ पर लागू हो रही हैं, लोगों को उसका फ़ायदा किस तरीके से मिल रहा है, आप उनसे बात करोगे जाके, ठीक है। तभी आप अपने ऑफिस में बैठ के उन सब चीज़ों पर अच्छे से काम कर पाओगे, जब आप उन चीज़ों को जाकर उस जगह पर जाकर सीखते हो, ठीक है। स्टडी टूर भी होता है इसमें, आपको डिफरेंट जगह पर ले जाया जाता है, NGOs में ले जाया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ जो मैंने बोला जैसे भेल है, सेल है, यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं वो सब चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं
कि क्या आपका वर्क प्रोफाइल होता है जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो। तो बेसिक नोटिंग और ड्राफ्टिंग होती है, मैंने बताया सारे ASO जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में लगभग यही काम करते हैं, ठीक है। वेरी इजी ऑफिस वर्क, यू कैन टेक योर टाइम टू कंप्लीट अ वर्क, मतलब इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ वर्कलोड के बारे में कि डिपेंड्स ऑन द मिनिस्ट्री यू आर पोस्टेड। तो कुछ मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं या कुछ मिनिस्ट्रीज़ में कुछ मंथ ऐसे होंगे जब आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होगा, वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। 1 घंटे एक्स्ट्रा रुक जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बाकी मिनिस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छा वर्कलोड रहता है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कोरा वगैरह पे जो CSS में लोग सेलेक्ट होते हैं, मोस्टली लोग सेलेक्टेड होते हैं क्योंकि इसमें वैकेंसीज अच्छी आती हैं। 2018 में 973 वैकेंसी, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं फ़िलहाल जो मुझे पता है। तो ऐसा इसमें 2019 में कम वैकेंसीज़ हैं, 2019 में अभी तक 127 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। हो सकता है बढ़े यहाँ पर, बट इसमें क्या है कि आप वहाँ पर देख सकते हो जो CSS में सेलेक्टेड लोग हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। और वो बताते भी हैं कि किस तरीके से ऑफिस होता है, पिक डालते हैं वो ऑफिसेज वगैरह की। और इसमें एक चीज़ मैंने और देखी थी, कोरा पे मैंने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऑफिस में क्लर्क की तरीके काम करोगे। जब आप ऑफिसर बन जाते हो, SO बन जाते हो, जब आप आफ्टर 5 to 6 ईयर्स, उसके बाद में आपको जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी है और वो काम कर रही है किसी अदर जगह पे, ठीक है। मान लीजिए आपके मिनिस्ट्री की कोई पॉलिसी है जो शिमला में काम कर रही है, तो शिमला आपको भेजा जा सकता है कुछ अपने लोगों के साथ में, ठीक है। तो 6-7-8 लोगों की एक टीम जाती है वहाँ पे और वहाँ पे जाके देखती है चीज़ों को और आपको सब कुछ मिलता है। तो ऐसा नहीं है, पर्क्स हैं इस जॉब में बढ़िया। अभी मैं पर्क्स की बात भी करूँगा कि क्या क्या इस जॉब के पर्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अपने ऑफिस के अंदर ही बैठे रहोगे, ठीक है। बाकी आप देख रिप्लाइंग टू RTI के रिप्लाई आपको करने पड़ते हैं। पार्लियामेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो भी आपकी मिनिस्ट्री के अंडर में आएंगे, ठीक, ग्रीवेंसेज ऑफ पब्लिक, और टाइपिंग लेटर टाइप करना होगा, नोट्स, रिप्लाइंग टू करस्पॉन्डेंस ऑफ लेटर नोट्स रिसीव्ड, जो भी आपको रिसीव्ड होंगे लेटर और नोट्स, उनका रिप्लाई आपको करना पड़ेगा। असिस्ट करना पड़ता है आपको अपने से बड़े बॉस को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं इसमें, नॉर्मल काम है, आप सीख जाओगे जब आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखिए पर्क्स की हम लोग बात करें तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रुप B की जॉब है, ठीक है। तो लगभग अच्छी जॉब होती है। आप देखोगे तो CSS लोग लगभग अगर पहली उनकी एक तरीके से लोग भरते हैं जॉब पोस्ट को लेके, इनकम टैक्स, उसके बाद में रेलवे, उसके बाद में MEA, ये 3 पोस्ट हाईएस्ट रहती हैं। उसके बाद में अगर कोई पोस्ट ली जाती है वो है CSS, ठीक है। देखिए फास्टेस्ट ज्वाइनिंग है, जैसा कि अभी बताया भी क्या, 2 से 4 मंथ्स के अंदर इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। लाइफ टाइम सेटलमेंट इन दिल्ली में आप हमेशा रहोगे। जो उसके आसपास के एरिया वाले, जैसे जो यूपी, जैसे लाइक मैं कानपुर से हूँ तो दिल्ली पास में पड़ता है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं दूर जाऊँ। तो दिल्ली क्या है कि द मिडिल में पड़ता है, तो सब लगभग हर एरिया के आसपास पड़ता है। तो दिल्ली से आप अपने घर जल्दी आ सकते हो, जल्दी जा सकते हो और टाइम आपको बहुत मिलता है। तो सोशल रिस्पेक्ट इसमें भी मिलती है, ऐसा नहीं है। आप ऑफिसर हो तो ऑफिसर को सोशल रिस्पेक्ट तो मिलती ही मिलती है। वर्क लाइफ बैलेंस इसमें बहुत अच्छा रहता है। इन फ्यूचर आप जब मैरिड हो जाते हो तो आपको टाइम भी अच्छे से स्पेंड करने को मिलेगा, ठीक है, अपने परिवार के साथ में, मम्मी पापा के साथ में। तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका चलता है, ठीक है। अगर आप अदर पोस्ट में जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को अच्छा कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को, लाइफ को थोड़ा सा स्पॉइल कर देते हो, ठीक है। आप टाइम नहीं दे पाते हो चीज़ों को, तो अपने मज़े के लिए आप कभी ना कभी ये चीज़ें कर सकते हो। तो जिसका देखिए चॉइस बढ़िया है, जिसको उस चीज़ का पैशन है कि आपको CBI में जाना है, तो आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। बट फिर भी आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अभी 4-5 साल के मज़े के चक्कर में आप लाइफ टाइम चीज़ों को स्पॉइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको 60 साल तक जॉब करनी है, तो आपको फ्यूचर को देख के चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है कि वेल फर्निश्ड AC क्यूबिकल्स फॉर वर्किंग, मतलब आपको बढ़िया ऑफिसेज मिलते हैं। आप लोग कोरा पे जाके देख भी सकते हो। वैसे ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है, आप इन सब चीज़ों को बाहर नहीं निकाला जाता है ऑफिस से, लेकिन फिर भी आप एक आध पिक आपको दिख जाएगी ऑफिस वगैरह की। तो बढ़िया AC चैम्बर होते हैं आपके। फिक्स टाइम जॉब है ये, 9 to 5:30 है, या मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री वेरी करती है, 9:36 भी हो सकती है। बाकी आपके ऑफिसर्स कैसे हैं, 10 बजे भी आप ऑफिस जा सकते हो, 6-6:30 बजे तक वहाँ पर आपको रहना पड़ता है। चांसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर PCS एंड IAS एग्जाम, देखिए सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि अगर आपको UPSC के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आपको पता है कि दिल्ली में काफ़ी अच्छी कोचिंग्स हैं और वहाँ पे क्रैश कोर्स वगैरह भी चलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे कई लोग वर्किंग हैं, जिनको, जैसे आप लोग अगर IT सेक्टर में हो तो आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, और उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। तो कुछ क्रैश कोर्सेज चलते हैं, मैंने सुना है ऐसा कि कुछ कोचिंग्स में क्या होता है कि सैटरडे संडे क्लासेस चलती हैं 6 to 6 आवर या 6 to 8 आवर्स की, जहाँ पे आपको अच्छी कोचिंग्स मिल सकती हैं। तो आपकी 2 दिन की छुट्टी रहती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 दिन क्लासेस पढ़ो और बाकी टाइम पढ़ो, और फिर जब आपकी 2 दिन की छुट्टी होती है तो फिर से आप UPSC या IAS की प्रिपरेशन, IAS या PCS की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप ऐसी जगह पर होते हो जहाँ पे आपको अच्छी कोचिंग्स प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसका बहुत अच्छा पर्क्स है। प्रमोशंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें अच्छे प्रमोशंस है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो देखिए प्रमोशन यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ कि
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे आप लगते हो, एएसओ बनते हो सबसे पहले। उसके बाद 9 से 12 साल के अंदर आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को क्लियर ना करो तो। सीनियरिटी बेसिस पे अगर आप मतलब आप पेपर को ना क्लियर करो तो आप 9 से 12 साल बाद एसओ बन जाओगे। लेकिन अगर आप पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप 4 से 6 साल में, डिपेंड करता है कि आपकी मिनिस्ट्री में वैकेंसी ज़्यादा आ रही हैं तो 4 साल में भी आपको एसओ बनाया जा सकता है। और वैकेंसीज़ कम है तो आपसे और भी सीनियर होंगे, ठीक है, उनको पहले बनाया जाएगा। तो 6 साल में आपको मैक्सिमम 6 साल में आपको एसओ बना दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब आप एसओ बन जाते हो तो आफ्टर 4 ईयर्स फिर देखिए कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है, केवल एक ही डिपार्टमेंटल एग्जाम है एसओ बनने के लिए। उसके बाद में जो प्रमोशंस होते हैं वो सीनियरिटी बेसिस पे होते हैं और वैकेंसीज़ पे होते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री वैरी करता है कि आपके मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद एसओ बन जाते हो, 5400 ग्रेड पे आपका हो जाता है। उसके बाद 6 से 8 साल के बाद आप अंडर सेक्रेटरी बन जाते हो 6600 ग्रेड पे, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप 30 या 30 के अप्रॉक्स लगते हो तो आप हो सकता है केवल अंडर सेक्रेटरी तक जाओ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद के जो प्रमोशंस हैं वो थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो मोस्टली लोग हैं जो 29 या 30 के अप्रॉक्स लगते हैं वो अंडर सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, बट जो 23 24 पे लगते हैं वो डिप्यूटी तक भी जा सकते हैं और उससे कम में भी कई लोग लग जाते हैं 21 के अप्रॉक्स, तो वो डायरेक्टर तक भी जा सकते हैं। बाकी आपकी मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 25 वाला यहाँ तक नहीं जा सकता है, आपकी मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है और आपके वर्क पे काम करता है कि आपका किस तरीके से वहाँ पे आप काम कर रहे हो और किस तरीके से आपके ऑफिसर्स आपको पसंद कर रहे हैं। तो हो सकता है डायरेक्टर लेवल तक भी आप जा पाओ, ठीक है। तो ये आपके प्रमोशंस हो गए, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम लोग कुछ बात करते हैं इस जॉब के बारे में। देखिए इसके बाद हम लोग अकोमोडेशन की बात करें, जैसा कि अकोमोडेशन में क्या होता है कि मोस्टली रेलवे वगैरह में क्या होता है आपको जल्दी से क्वार्टर्स मिल जाते हैं, बट इसमें इतनी जल्दी क्वार्टर नहीं मिलते जैसे कि मैंने सुना है। तो क्वार्टर्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, एचआरए आपको ऑलरेडी 24% मिल रहा है, ठीक है, और आपका 45,500 ग्रेड बेसिक पे है। तो अप्रॉक्स 24% मान के चलिए आपको कम से कम 20,000 के आसपास मिल रहा है आपको एचआरए। तो आराम से आप बाहर भी रूम लेकर रह सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वार्टर लेने की, ठीक है। आप क्वार्टर को अवॉइड ही करो और आपको एचआरए इतना प्यारा मिल रहा है तो आप आराम से दिल्ली में रह सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए करप्शन फ्री जॉब है ये, तो इसमें कोई भी 2 नंबर की कमाई नहीं है, ठीक है। अगर आप उसके लिए जा रहे हो तो आप अदर जॉब्स को चूज़ कर सकते हो। तो इसमें बिल्कुल करप्शन फ्री जॉब है। जो वाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, जिनको नहीं कमाना है 2 नंबर का पैसा, तो वो इस जॉब को कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि कमाई होती है, ठीक है, तो छुपाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन जॉब्स में आप जा सकते हो, ये वाइट कॉलर जॉब है, इसमें कोई भी करप्शन फ्री जॉब है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कलर बाइंड स्टूडेंट्स अलाउड हैं इसमें। कलर बाइंड जो जैसे मुझे भी कलर बाइंडनेस है तो ये जॉब जो है कलर बाइंड स्टूडेंट्स के लिए अलाउडेड है, आप इसमें आसानी से जा सकते हो। गर्ल्स के लिए मैंने पहले भी बोला कि ये जॉब काफ़ी अच्छी, क्योंकि अगर आप एक जगह पर रहना चाहते हो तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है, प्लस आप अपने घर के पास रहते हो तो आप घर भी आसानी से जा सकते हो। ट्रांसफ़र की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप कुछ कर रहे हो एक जगह पर रह के और फिर आपको एकदम से ट्रांसफ़र लेटर मिल जाता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये जॉब ट्रांसफ़र में बिल्कुल भी नहीं है, होगा भी तो आप दिल्ली में ही रहोगे, ठीक है। तो इस चक्कर में आपको पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा मिलता है, आप शांत रहोगे, आप एक तरीके से डेली बेसिस पे जो चीज़ें करना चाहते हो वो आराम से कर पा रहे हो, ठीक है। एकदम से कोई हर्डल नहीं आता है आपकी लाइफ में। और कॉन्स में देखिए यही है कि समटाइम्स वर्क इंक्रीजेज, मतलब काम कभी कभी बढ़ जाता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कभी कभी काम बढ़ जाता है और वो हर जगह होता है, ठीक है। जब गवर्नमेंट कभी कभी पॉलिसीज़ है या आपके किसी मिनिस्ट्री में आपके कोर्ट केस वगैरह हो जाता है तो आपको काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप हैंडल कर लोगे, जब आप काम को सीख जाते हो तब आपको इतना बर्डन फील नहीं होगा, आप काम को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और वही ये पावर ज़्यादा नहीं होता है, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि पावर आपका ज़्यादा नहीं होगा, बट फिर भी आप ऑफिसर हो तो इतना पावर होगा। बट अगर अदर चीज़ों से कंपेयर करें, जैसे लाइक इनकम टैक्स ऑफिसर या सीबीआई का हम कंपेयर करें तो प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो इतना आपको पावर नहीं मिलेगा, बट फिर भी आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़िया होंगे क्योंकि आप मिनिस्ट्री में काम करते हो। बट ऑफिस के अंदर आप थोड़ा सा बाबू लेवल पर काम करोगे, ठीक है, क्लरिकल लेवल पर लगभग काम करोगे, आप कोने में आराम से आपका एक बढ़िया ऑफिस होगा और आप शांति से काम कर रहे होगे, ठीक है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप लोग प्लेस में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।